क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशंस को सोल्व करना है। दो इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू 2। पहली इक्वेशन ये दे रखी है आपको, और दूसरी इक्वेशन गिवन है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो ये दो आपको इक्वेशन दे रखी थी, इनको आपको क्या करना है, दोनों को सोल्व करके इसके सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी वाली को मान लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन मान ली हमने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब देखिएगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो पहली इक्वेशन है, इससे हम अगर x की वैल्यू फाइंड करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 3x/2 इक्वल्स टू, अगर 5y को राइट साइड में लेकर आएंगे 5y/3 को, तो ये प्लस का होगा, यानी कि 5y/3 ट्रांसपोज करने पर माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी। माइनस में 2 आपको ऑलरेडी गिवन है, अपॉन में 1 एज्यूम कीजिएगा, और 3/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5y, सॉरी यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे 3, और क्या आएगा 5y माइनस 3 टू जा 6। और फिर हम अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या आएगी x की वैल्यू, 5y माइनस 6/3, और जो टर्म इसमें दे रखी थी लेफ्ट साइड में 3/2, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2/3 मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। और x की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, देखो 2 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 5 जा 10y माइनस 2 6 जा 12/3 3 जा 9। ठीक है, ये क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। ये क्या बन गई है, x की वैल्यू बन चुकी है हमारी। हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए बाद में। तो क्या एज्यूम कर लेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड, इट इज इक्वेशन थर्ड। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अच्छा, अब जो x की वैल्यू आई है 10y माइनस 12/9, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये वैल्यू यूज करी है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, जो x की वैल्यू आई है सब्सटीट्यूट, यहां पर हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, इसलिए सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, जो वैल्यू आई है x की, इसको इक्वेशन सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो देखिएगा इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। पहले हम इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं, यहां पर मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, x की जगह 10y माइनस 12/9 लिखेंगे। x की जगह क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, 10y माइनस 12/9, और देखो अपॉन में पहले से 3 था, तो ये भी 3 में मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर। ओके, प्लस जो y वाली टर्म है y/2 लिखेंगे इक्वल्स टू 13/6। ओके, अब यहां से सोल्व कीजिएगा, 10y माइनस 12/9 3 27 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब हम क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम लीजिएगा, 27 का और 2 का एलसीएम आएगा 54। 27 2 जा 54, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 10y माइनस 12 को, प्लस 2 से अगर 54 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, 27, और y आएगा इक्वल्स टू क्या होगा, 13/6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10y में, 2 10 जा 20y होगा, माइनस 12 2 जा 24 होगा, प्लस 27y होगा इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 54 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, अपॉन 6 ऑलरेडी गिवन है, 6 9 जा 54, यहां से 9 टाइम्स ही रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब क्या लिखेंगे हम, 20y माइनस, सॉरी प्लस लिखेंगे 27y। ठीक है, y वाली दोनों टर्म हमने लिख ली, इक्वल्स टू 13 9 जा कितना हो जाएगा, 117,
और जो माइनस का 24 है ये राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिएगा तो +24 होगा। क्लियर है सभी को? ओके, अब देखो 20 में 27y को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 47y। 47y इक्वल्स टू 117 और 24 को सब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 130 141 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको सोल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 141/47 और 47 से 141 को डिवाइड करेंगे तो 47 3 टाइम्स क्या होगा ये 3 7 21 2 3 4 12 2 14 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। y की वैल्यू कितनी आई है 3 वैल्यू आई है y की। इस y की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन थर्ड में। y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी। तो आप ऊपर देखिएगा मैं इधर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको और सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन y इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, तो इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखो जो x की वैल्यू क्या है इक्वेशन थर्ड में x इक्वल्स टू 10y -12/9 ये यहाँ पर दे रखी थी x की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी थर्ड इक्वेशन में। ओके, अब हम क्या करेंगे जो y की वैल्यू हमारी आई है उसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू जो फाइंड की थी वो थी 3 -12/9 और x इक्वल्स टू 10 3 30 -12/9। x इक्वल्स टू 30 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 18/9 9 2 18। x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी 2। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है और जो y की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 3। तो हमें यही सॉल्यूशन निकालने थे, फाइंड द सॉल्यूशन और सोल्व द इक्वेशन। ओके, तो हम यहाँ पर लास्ट में सॉल्यूशन लिख करके आएंगे कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ओके, और इसको आप बॉक्स वगैरह में लिख के आ जाना अच्छे से कि ये सॉल्यूशन आए हैं x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फाइंड द सम, आपको सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स का सम बताना है आपको। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको 51 टर्म्स का सम चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो यहाँ पर रीड कर रहे हो तो आप देखो 51 टर्म्स है यानी कि एन की जो वैल्यू आएगी वो 51 आएगी। ठीक है, कितनी टर्म्स यहाँ गिवन है 51 टर्म्स गिवन है, इसलिए एन की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पर 51 आने वाली है। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकेंड टर्म इज 14। सेकेंड टर्म क्या है 14 है, मींस जो वैल्यू आएगी ए सेकेंड की वो कितनी आएगी 14। एंड आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड थर्ड टर्म क्या है 18। सेकेंड टर्म 14 थी और थर्ड टर्म क्या है इसमें 18 है, तो थर्ड टर्म को हम लिख लेते हैं कि थर्ड टर्म जो इसमें है A3 वो कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। क्लियर है, तो आपको इसका सम बताना है 51 टर्म्स का। आपको केवल 3 चीजें गिवन है, एक तो n की वैल्यू गिवन है क्या है 51 यानी कि 51 टर्म्स का सम चाहिए। दूसरा सेकेंड टर्म 14 है तो A2 कितना हो जाएगा 14 और थर्ड टर्म कितनी है 18 तो A3 हो जाएगा 18। क्लियर है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जरा। सबसे पहले A2 का जो फॉर्मूला होता है देखो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर n माइनस 1 से कम हो जाएगी टर्म और A2 का जो फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख पाएंगे वो होगा a प्लस डी, मीन्स n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा तो A2 इक्वल्स टू a प्लस डी और एक A2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 14। ओके, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 टर्म्स को कम कीजिएगा a प्लस 2d कितना होगा A3 18 आपको गिवन है यहाँ पर। इक्वेशन फर्स्ट बनेगी यहाँ पर
और इक्वेशन सेकेंड बनेगी यहाँ पर। आप देख पा रहे हो दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, क्या कर दें हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि जो माइनस हो जाएगा ए और ये भी माइनस हो जाएगी टर्म, यहाँ भी माइनस होगा, ए प्लस से ए माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब डी में से 2d को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का डी होगा, जो 14 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा माइनस का कितना बचेगा 4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 4। ओके, तो एक वैल्यू हमें मिली है क्या, d इक्वल्स टू 4। क्लियर है। अब अगर d की वैल्यू जो 4 आई है इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसको सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस डी, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी इक्वल्स टू 14 और d की वैल्यू क्या यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है 4, तो a प्लस डी की जगह हम 4 रखेंगे इक्वल्स टू 14। ओके, a की जो वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 10, a कितना आ गया आपके पास 10, तो d की वैल्यू 4 मिली है और a की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है। क्लियर। अब उसके बाद जो आपसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, तो आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा आप जो भी आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है n की वैल्यू कितनी थी 51, आप देख पा रहे हैं n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या आएगी भाई, a की वैल्यू हम देख रहे हैं 10, यहाँ पर वैल्यू आई है a की, तो a की वैल्यू 10 पुट कीजिएगा प्लस n इज 51 माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ d इज 4 इंटू 4। क्लियर। अब हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, 51 अपॉन 2 इंटू 10 टू जा कितना होगा 20 प्लस 51 माइनस 1 50 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो 51 अपॉन 2 आएगा यहाँ पर और 20 प्लस 5 4 जा 20 मीन्स 200 यहाँ हो जाएगा ये 51 अपॉन 2 इंटू 220 क्या आएगा 220, 2 से इसको सब्ट्रैक्ट रिड्यूस कीजिएगा 2 0, यानी कि जो आया है 51 मल्टीप्लाई 110 और वो 51 का और 11 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 561 और यहाँ पर ये 0 है 0 आ जाएगा। क्लियर। यही तो s क्या था आपका s 51 था, यहाँ पर जो sn हमने लिखा था हम लिख सकते हैं s 51 क्योंकि n की वैल्यू क्या है 51 है और S51 जो वैल्यू आपसे आई है वो कितनी आई है 5610, यही आंसर होगा क्योंकि आपसे यही पूछा है सम ऑफ 51 टर्म्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी इज इक्वल्स टू 5610। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए फ्लैग स्टेप स्टैंड्स ऑन अ टावर, एक फ्लैग स्टेप यानी कि एक टावर के ऊपर एक क्या लगा हुआ है फ्लैग लगा हुआ है at a distance of 10 meter from the tower से 10 मीटर की डिस्टेंस पर angles of elevation of the top of the tower and flag step are 45 and 60 degree। फ्लैग के टावर के टॉप के और फ्लैग के टॉप के जो एंगल्स हैं 45 और 60 डिग्री हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, तो फ्लैग स्टेप की लेंथ बतानी है। इसमें डायग्राम बहुत जरूरी होता है। देखिएगा आप डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या बना रखा है, सबसे पहले हमने बनाया है अ फ्लैग स्टेप। तो फ्लैग स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द टावर, टावर से इसकी डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो ये डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 10 मीटर। ओके, और जो टावर है ए बी, ये टावर हो जाएगा और यहाँ पर सी पॉइंट फ्लैग स्टेप हो जाएगा बी सी, और एक जमीन पर हमने पॉइंट ले रखा है यहाँ पर पी पॉइंट। क्लियर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिख देना होगा, खुद से आप लिख सकते हैं दैट ए बी इज अ टावर एंड बी सी इज अ फ्लैग स्टेप एंड
फ्रॉम पॉइंट P at a distance of 10 meter. The angle of elevation of the top of the tower is 45 and top of the flag is 60 degree. तो पहले आप देखें जो टावर का टॉप का जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्री है, और जो दूसरा एंगल है वो है फ्लैग के टॉप का, यानी कि ये जो एंगल आएगा यहां तक ये कितने डिग्री होगा 60 डिग्री। क्लियर? ओके, अब आप देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इतना आपको थ्योरी लिखनी होगी, ठीक है। थ्योरी लिखने के बाद सबसे पहले आप देखो 1045 किस ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ए बी पी। तो हम यहीं पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी। अब देखो क्या है, यहां पर आपको चाहिए फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप की लेंथ चाहिए, तो फ्लैग स्टेप की लेंथ को हम पहले ही h मान लेते हैं कि ये हाइट h का होगा। ओके, और यहां पर जो टावर है इसको मान लेते हैं, इसकी जो हाइट होगी वो x होगी। टावर की हाइट कितनी मान लेते हैं हम, x। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी में देखो परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और जो बेस यूज होता है वो किस में होता है, टेन थीटा में, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या चाहिएगा हमें, 1045 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, ए बी। आप देख पा रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, ए पी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ए बी अपॉन ए पी हो जाएगा। अच्छा, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ए बी की वैल्यू कितनी है, आप देखो ध्यान से, कितनी है, x अपॉन ए पी की वैल्यू कितनी है, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का जो इक्वल आएगा 10 बन जाए 10 आएगा। ओके, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई, और यहाँ मीटर में देखो यहाँ दे रखा है डिस्टेंस को, इसलिए हम यहाँ भी मीटर लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी 10 मीटर। वैसे भी आप देख लें जहां भी 10 की जरूरत पड़े, मतलब 1045 आ जाए जहां भी, तो वहां पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लो, अगर आपको पहले से बेस 10 था तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी कितना आया है, 10 मीटर ही आया है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे भाई जो ट्राइंगल है हमारा ए पी सी, इन ट्राइंगल ए पी सी ट्राइंगल में फिर से 1060 डिग्री, 1060 क्या होगा, ए सी। देखो परपेंडिकुलर ये कंप्लीट होगा ना, ए सी अपॉन, और बेस तो सेम ही रहेगा ए पी। ओके, कि एंगल सेम वही पॉइंट से है। तो 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू आप देखें तो x प्लस एच होगी ए सी की वैल्यू, ठीक है। ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी क्या है x और बी सी क्या है h, तो मैंने डायरेक्ट x प्लस एच लिखा है यहाँ पर। अपॉन ए पी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 10 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एच इक्वल्स टू 10√3 यहाँ पर वैल्यू आ रही है। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट इसको लिखेंगे, और हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 10 मीटर प्लस h इक्वल्स टू 10√3। ओके, तो जो हाइट आ जाएगी h वो कितनी आ जाएगी, 10√3 माइनस 10। h कितना आ जाएगा, आप 10 कॉमन लीजिएगा, √3 माइनस 1 मीटर। इतना आ गया आपका हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, ठीक है। जो फ्लैग था उसकी हाइट कितनी आ गई, 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। शायद यही पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी फ्लैग स्टेप की, 10√3 माइनस 1 मीटर। ओके, तो आप लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ पर, शो द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप इक्वल्स टू 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या आएगा। अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था हाइट एंड डिस्टेंस का, उसी का और चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। अब की बार जो टावर है उसकी हाइट 50 मीटर गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पिलर आर। एक टावर से एक पिलर को देख रहे हो, तो टॉप और बॉटम के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 और 60 डिग्री बन रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो आपको बतानी है कि पिलर की हाइट क्या होगी। ओके, पिलर की हाइट क्या होगी। तो आप यहां पर डायग्राम देख सकते हैं।
थोड़ा मैं इसको, हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, तो जो हमने टावर बनाया है हम इसको लिख देते हैं, इसकी जो हाइट होगी हम टावर को लिख लेते हैं ए बी। ए बी यहाँ पर टावर है जिसकी हाइट है 50 मीटर। क्लियर? तो ए से बी तक की जो हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर है। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ पिलर, पिलर को हम लिख लेते हैं सी डी। जो पिलर है वो कितना है? सी डी है। और इस पॉइंट को हम ई लिख लेंगे यहां पर। हाइट 50 मीटर, ए की हाइट गिवन है और जो एंगल है वो 45 है पहला। ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा ये 45 डिग्री हो जाएगा। और जो दूसरा एंगल है वो बताया इन्होंने 60 डिग्री, यानी कि अगर हम बॉटम को देख रहे हैं यहाँ तक तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। पैरेलल लाइनें होंगी तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। ओके, यहाँ पर हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से इस वैल्यू को हम x मान लेते हैं कि ये कितनी होगी? x होगी। एंड द हाइट ऑफ पिलर, जो पिलर की हाइट है उसको हम मान लेते हैं h, स्मॉल h। पिलर की हाइट स्मॉल h हो जाएगी। और ये रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पर स्मॉल h है तो राइट साइड में भी क्या होगी? h होगी, स्मॉल h। क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये दोनों h हैं तो आप देखो ये x है तो ऊपर के अपोजिट साइड ये भी x हो जाएगी यहाँ पर। ओके, तो BE जो पोर्शन बचेगा वो कितना हो जाएगा? अगर टोटल हाइट हमने 50 मानी है, टोटल हाइट कितनी है? 50, तो 50 में से h को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 50 माइनस h हो जाएगा BE। BE कितना होगा? 50 माइनस h। ये पोर्शन हो जाएगा भाई BE 50 माइनस h। चाहे तो हम लिख सकते हैं, आप कंप्लीट लिख लेना। इसमें भी आपको मैं बता रहा हूँ क्या लिखोगे। पहले आप इनकी लोकेशन बता दो कि क्या क्या चीज क्या है। इसमें AB क्या लिखा है हमने? एक पिलर, सॉरी AB क्या लिया हमने? एक टावर लिया है। CD क्या माना है हमने? एक पिलर को लिया है। जिससे कि जो हाइट है टावर की AB कितनी है? वो 50 मीटर है। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। जो हाइट है पिलर की AB वो कितनी है? 50 मीटर। और जो हमने पिलर की हाइट मानी है CD वो कितनी मानी है? स्मॉल h। अगर CD स्मॉल h है तो आप बताओ AE भी स्मॉल h ही होगा। ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अगर AE स्मॉल h है तो BE कितना होगा? AB माइनस AE, यानी कि AB कितना है? 50 माइनस AE कितना है? h। तो 50 माइनस h मीटर हो जाएगा यहाँ पर ये, और ये h मीटर है दोनों। यहाँ पर BE कितना हो गया? 50 माइनस h मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ट्राइंगल। इन ट्राइंगल देखो 45 डिग्री इसमें है BED, इन ट्राइंगल BED, ट्राइंगल BED। क्योंकि ट्राइंगल BED में 45 डिग्री हमें वैल्यू डायरेक्ट 1 देगा, तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या वैल्यू देगा हमें? 1। तो tan 45 क्या होगा? BE, परपेंडिकुलर हो जाएगा BE, और बेस क्या होगा? DE, BE अपॉन DE। tan 45 की वैल्यू 1 और BE की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी है? 50 माइनस h। BE की वैल्यू 50 माइनस h अपॉन जो DE की वैल्यू है वो कितनी है? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 माइनस h। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 50 माइनस h। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा आप। इसको क्या एज्यूम कर लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट, कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम? दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या यूज करेंगे? tan 60 डिग्री। क्या होगा? AB अपॉन AC। tan 60 आपको पता है √3 होता है, और AB की वैल्यू कितनी गिवन है? 50। तो 50 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है?
AC की जो वैल्यू है आप देख रहे हो x है, तो AC की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम यहाँ पर x, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 50 और ये √3 अपॉन में आ जाएगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में √3 दे रखा है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर से √3 को हटा देते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। कितना आएगा 50 √3 अपॉन 3 आ जाएगा मीटर में। क्लियर है, ये x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 √3 अपॉन 3 मीटर। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन सेकेंड में, ये इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलने वाली है, हाइट ऑफ द पिलर। पिलर की हाइट को हमने क्या माना था, स्मॉल h माना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। सो इक्वेशन फर्स्ट इज x इक्वल्स टू 50 माइनस h, 50 माइनस h, x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, और यहाँ से हम जो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 50 √3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 50 माइनस h। अब देखो ट्रांसपोज कीजिएगा, x को सॉरी h को लेफ्ट में लेकर जाएंगे, h इक्वल्स टू 50 राइट में ऑलरेडी था, और जो ये टर्म है लेफ्ट वाली, ये राइट साइड में जाकर के माइनस हो जाएगी, माइनस 50 √3 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पर आप अपॉन में 1 मान करके दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, जो h की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपॉन में 3 एलसीएम आएगा, और यहाँ पर बनेगा 50 मल्टीप्लाई 3, कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, और माइनस क्या दे रखा था 50 √3, 50 √3 ये दे रखा था। तो जो h की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, यहाँ से आप 50 कॉमन लीजिएगा, 50 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 अपॉन 3। ठीक है, यही h की वैल्यू जो आनी थी यहाँ पर 50 इंटू 3 माइनस √3। क्लियर है, इतने मीटर क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द पिलर आ जाएगी। क्लियर। A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center. Find the area of minor and major sectors of the circle. पाई की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है। ओके, डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, वरना इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर गिवन है जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। ओके, तो रेडियस आप लिखोगे r, स्मॉल r लिख सकते हो रेडियस को, स्मॉल r रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो आपको कहा है जो एंगल है वो 60 डिग्री है, यानी कि हमें चाहिए होता है इसमें थीटा, तो जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया लिख रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये होता है सेक्टर का एरिया। और हम सबसे पहले माइनर सेक्टर का निकाल रहे हैं, इसलिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3.14। ओके, मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 15 इंटू 15, क्योंकि स्क्वायर है, 60 से 6 टाइम्स 360, या 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा, 6 6 36। ओके, अब 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 3 कैरी होंगे, 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7.85, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 से करेंगे, और 15 5 जा 75, 5 कैरी 7 सॉरी 15 5 जा 75, 7 कैरी हो जाएंगे, 5 यहाँ लिख दिया हमने, और 15 8 जा 120, और 7 कैरी थे 127, 12 कैरी, 15 7 जा 105 और 12 100
117.75। ओके, तो यहाँ पर 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया हमारा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आया। अभी क्या आया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, उसके लिए हमें पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। सॉरी, ट्राइंगल नहीं, सर्कल का एरिया। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 बन जा 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21, 2 कैरी, 15 3 जा 45 टू 47 मल्टीप्लाई 15। और फिर से इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 0, 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 7 जा 105 प्लस 1 106, 10 कैरी, 15 4 जा 60 और 10 70, 70.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, सर्कल का एरिया आ गया, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों को। हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, मेजर एरिया ऑफ सर्कल कितना आया है, 706.50 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप देख रहे हो 117.75। अब इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा दोनों को। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर बचेगा, 588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो तो कितना आएगा, 588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया भाई, जो एरिया पूछा था माइनर और मेजर सेक्टर दोनों आपके एरिया आ चुके हैं यहाँ पर। क्लियर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू 588.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है शायद अभी। यस, यहाँ पर है ये सेकंड क्वेश्चन इसका, मतलब और चॉइस वाला जो क्वेश्चन मिलता है। ओके, so the last question is by taking out a hemisphere from both the ends of a wooden solid cylinder, an item is formed. If the height of the cylinder is 10 centimeter and radius of base is 3.5 centimeter, then find the total surface area of the item. तो हमने एक डायग्राम यहाँ बना रखा है कि एक वुडन सिलेंडर है, सॉलिड है। हमने यहाँ 2D डायग्राम दिखाया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप ये क्या है, सिलेंडर आपसे अज्यूम कीजिएगा ये एक सॉलिड सिलेंडर है। यहाँ से एक इस हेमिस्फेयर को अपर साइड से और एक हेमिस्फेयर को लोअर साइड से कट किया गया है, बाहर निकाला गया, लिखा हुआ है टेकिंग आउट, बाहर निकाल लेगा किसको, हेमिस्फेयर को, फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से, ऊपर वाले एंड से भी नीचे वाले एंड से भी, ऑफ द वुडन सॉलिड सिलेंडर। An item is formed if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ बेस, जो बेस है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बेस यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये बेस की रेडियस हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर।
एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आइटम। आइटम जो बचेगा उसका टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आइटम हम लिख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आइटम। देखो इसको TSA भी लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, TSA। TSA लिख रहा हूं शॉर्ट में, इक्वल्स TSA ऑफ आइटम क्या होगा, देखो ध्यान से। एक तो यहां से अगर हेमिस्फेयर हटा देंगे तो यहां से ऊपर वाला अपर साइड और लोअर साइड दोनों हट जाएंगे, यानी कि TSA तो रहेगा नहीं, सिलेंडर में रहेगा CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो रेड कलर की लाइनिंग है, यहाँ पर जो इन दोनों हेमिस्फेयर को हटाएंगे तो ये सरफेस एक्स्ट्रा हो जाएगी, दोनों तरफ ऐड हो जाएगी, मींस CSA ऑफ हेमिस्फेयर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, +2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, दोनों चीजें ये एक्स्ट्रा हो जाएंगी, यहां पर ये बढ़ जाएंगी। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी और H से मल्टीप्लाई करने पर ये एरिया हो जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया CSA कितना हो जाएगा, 2πrh +2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फेयर। देखो स्फेयर का जो CSA होता है 4πr², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2πr²। ओके, वैसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्फेयर कंप्लीट हो जाएगा और 4πr² हो जाएगा। फिलहाल इन दोनों में से अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, 2πr। क्या बचेगा 2πr कॉमन लेकर के, H + 2r। ओके, 2 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, 22/7 रखिएगा, इंटू रेडियस कितना है 3.5, इंटू हाइट कितनी है 10 + 2 × 3.5, 2 × 3.5। ओके, 7 से रिड्यूस करेंगे, 7 5 = 35, तो 0.5 टाइम्स होगा। ओके, 22 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 0.5 के साथ, इंटू 10 + 3.5 का डबल यानी कि करेंगे तो कितना होता है 7, 3.5 है और उसका डबल कीजिएगा कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, और 22 × 2 का 0.5 से मल्टीप्लाई यानी कि फिर से 2 का 17 2 = 34, 3 कैरी, 17 2 = 34, 3 34 और 3 कितना होगा 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।